मेरा फिक्रा अधूरा रह गया क्योंकि अचानक ही फोन की घंटी बज उठी थी। मेरी निगाह भी इख्तियार अपनी रिस्ट वॉच पर पड़ गई। वो 2:15 बजा रही थी। इतनी रात का कौन फोन कर सकता है? अव्वल खान पुरतशवीश आवाज में बुड़बुड़ाया। घंटी दोबारा बजी। मुझे यकायक आइज़क बेल का ख्याल आया। शायद रात सलमंडा का उजानिशी न्यूयॉर्क में अपनी नींद पूरी कर लेने के बाद दोबारा मेरे साथ मुंह मारी करनी चाह रहा था। तीसरी घंटी बजने से पहले मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से एक मुतरन्नम निस्वानी आवाज में हेलो सुनते ही मेरे बदन के तने हुए अजलात यक बयक ढीले पड़ गए। इस आवाज को मैं आसानी से नहीं भूल सकता था। नादरा खैरियत तो है? इतनी रात गए फोन करने की क्या जरूरत पेश आ गई? मैंने हैरत से पूछा। मेरी जुबान से नादरा का नाम सुनकर अव्वल खान पुरसकून हो गया। सुल्तान शाह भी ख्वाबगाह से निकलकर हमारी तरफ आते आते वापस लौट गया। और डैनी, खुदा का शुक्र है कि फोन तुम ही ने उठाया है। मेरी आवाज सुनते ही उसका लहजा पुरजोश और तशक्कुर अमेज हो गया। दूसरों से बात होती है तो मुझे टाल देते हैं और शायद तुम्हें पैगाम भी नहीं देते। मुझे पैगाम मिलते रहते हैं मगर मैं इन दिनों बहुत मसरूफ हूँ। ये बताओ कि तुमने इस वक्त फोन क्यों किया है? बस नींद नहीं आ रही थी। मेरा ज़हन तुम्हारी ज़ात में उलझा हुआ था। तुमने मुझे कराची से निकाल दिया था मगर मैं तुमको बहुत संगीन खतरात में घिरा हुआ छोड़कर आई थी। क्या वो चक्कर अभी तक चल रहा है? उसने बेतकल्लुफी से कहा। तुमसे रब्ता करने वाले CIA के एजेंट वापस जा चुके हैं लेकिन मेरे गिर्द जाल बिछाने वाले दूसरे लोग अभी तक मैदान में हैं। हो सकता है कि किसी वक्त मुझे तुम्हारा ये फ्लैट भी छोड़ना पड़े। हाय, ऐसा ना कहो। गनी के बाद अब तुम ही मेरा सहारा हो। उसकी आवाज बेसाख्ता थी। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंदर से टूटी फूटी और बिखरी हुई औरत कितनी बेएतबार हो जाती है। मगर मैंने तुम पर एतमाद किया है। तुम मुझे अपने बहुत करीब महसूस होते हो। मैं उसके मजीद जज्बाती होने से पहले ही मैंने कदरे बेरहमाना अंदाज में उसकी बात काट दी। इस वक्त तुम रहीम यार खान और मैं कराची में हूँ। सैकड़ों मील का यह फासला एक हकीकत है और हमें हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए क्योंकि गजाला अभी जाग रही है। इसका नाम ना लो। मुझे अब उसके नाम से भी खौफ आने लगा है। पता नहीं तुमने ऐसी खूनखार बीवी क्यों पाली हुई है जो औरत अपने शौहर पर दूसरी औरत का साया तक बर्दाश्त न कर सके। इसे मर्द ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता मगर मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ। मैं नरमी से कहा। गनी भी मुझे बहुत चाहते थे मगर जब भी वो शाम बाहर गुजार कर घर आते थे तो उनके लिबास में किसी औरत के लंबे लंबे भूरे बाल चिपके हुए होते थे। मैं एहतियात से एक एक बाल खींचती और कुर्ती रहती थी मगर मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं जताया। वो मुझे बेखबर रखकर खुश रहना चाहते थे और मैं बेखबर बनी रही। मैं मर्दों की फितरत को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ और तुम भी आखिर को एक मर्द ही हो। तो ये कहो कि गनी तुम्हारा दिल चलाने की वजह से कार्डिफ की जेल में पहुंचा है वरना हेरवन तो एक बहाना थी। मैंने उसकी आखिरी फिक्र को नजरअंदाज करते हुए कहा। सुना है कि माँ की दुआ और बीवी की बद्दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। यह तुमने गलत सुना है। खिलखिलाती हुई हंसी के साथ उसकी आवाज आई। ऐसा होता तो सिर्फ कराची की बेहद शुमार औरतें बेवा हो चुकी होती। कराची की नहीं, अपनी जानने वालियों की बात करो। मैंने दोबारा उसकी बात काट कर तस्वीर की। कराची में जिंदगी इतनी मसरूफ है कि लोगों को ऐसी बेअतदालियों की फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम्हारे दोस्तों को अपने शौहरों के कपड़ों में अजनबी औरतों के बाल कसरत से मिलते हों तो और बात है। ऐसे मर्दों का ताल्लुक भी करने के कारोबार से मिलते जुलते किसी धंधे से होगा। प्लीज इनका जिक्र इतनी बेरहमी से ना करो। वो आज भी मेरे सरताज है। उसने एहतियात किया। मैं हैरान हूं नादरा। मैं लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद कहा। मुझे तुमने बेतकल्फी से बात करने की इजाजत दी थी लेकिन कराची छोड़ने तक तुम मुझे आपके सीगे से मुखातिब करती रही थी। आज तुम्हारे लहजे से बहुत बेतकल्फी झलक रही है। क्या मैं इसका सबब जान सकता हूँ? वो इजाजत एक तरफा नहीं थी। उसकी आवाज में मिठास से मटाई। मैं तुम्हारे साथ बेतकल्फी से अपने दिल की बातें करनी चाह रही थी मगर अचानक ही तुम्हारी बीवी की दीवानगी का किस्सा शुरू हो गया। शायद तुम यकीन न करो, गनी के पकड़े जाने के बाद तुम पहले शख्स हो जिसके बारे में मैं तन्हाई में बहुत कुछ सोचती रहती हूँ। पहला नहीं दूसरा कहो। मैंने बाएं हाथ से अपना सर सहलाते हुए कहा। यह दूसरा कहां से आ गया? उसकी आवाज तहय्युर ज़दा थी। क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम नहीं, यह तस्सीह है। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। तुम अपने पुराने नमक ख्वार बशीर को भूल रही हो जो गनी की गिरफ्तारी के बाद तुम्हारी होलनाक तन्हाइयों का साथी बना हुआ था। नहीं डैनी, उसने मजरूर लहजा में मेरी बात काट दी। बशीर के साथ अपना मुवाजना न करो और ना ही मुझे ताने दो। मैंने तुम्हें अपना समझ कर तुम्हारे साथ बहुत कुछ कह डाला था। बशीर मेरा दोस्त नहीं, सिर्फ मुलाजिम था। वो मेरे इशारों की तामील जरूर करता था मगर इसमें वो मर्दानगी नहीं थी जो किसी भी औरत को तहफ्फुज का एहसास दिलाती के। गनी को पिछड़े 2 साल हो चुके। इस मुद्दत में मैं बशीर को मुंह न लगाती तो अब तक पागल हो चुकी होती। वो जा चुका है, मुझे उसके जाने का कोई मलाल नहीं है लेकिन तुमसे बिछड़ने का एहसास सबका चौके लगाने लगा है। क्यों? क्या तुम्हारे साथ बहन और बहनोई का रवैया अच्छा नहीं है? मैंने पूछा। बहन फिर भी बहन होती है। वो मेरी दिलजोई की कोशिशों में लगी रहती है लेकिन मेरा बहनोई बददिमाग है। चाहे तुझसे कहीं से सुनगुन मिल गई है कि गनी मुझे अपने अहम दोस्तों से मिलवा के खुश होते थे। वो कई बार कह चुका है कि कराची में गनी के बथेरे दोस्त मुझे कराए के किसी महफूज फ्लैट में ठहरा सकते थे। इस बेवकूफ को ये इल्म नहीं कि मैं सिर्फ गनी की खुशनुदी के लिए इनके दोस्तों की ज्यादतियां बर्दाश्त करती थी क्योंकि हेरोइन की तिजारत जारी रखने के लिए यह सब जरूरी था। गनी की गिरफ्तारी के बाद मैं अपनी जात में मैसूर हो गई थी।
बात जरा तल्ख है। मैंने उसकी बात काट कर कहा, लेकिन नागुज़िर है, अगर मैं ये कहूं कि गनी हेरोइन के साथ अपनी इज्जत भी बेच रहा था तो क्या ये ज्यादा दुरुस्त नहीं होगा? तुम जो चाहे कह सकती हो। नादरा ने बुरा माने बगैर कहा, हसीन बीवियों के शौहर जब किसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं तो उन्हें रिश्वत में इसी हुस्न का नजराना देना पड़ता है। ये मेरी या गनी की बदकिस्मती थी कि मैं थोड़ी सी खूबसूरत हूं। इनका हर हरीस दोस्त घर आता था तो गनी से ज्यादा मुझे अहमियत देता था। गनी इनकी हौसला अफजाई करते थे। मैंने इनकी मर्जी के खिलाफ कभी कोई पेशरफ नहीं की। बशीर को भी उन्होंने ही कुछ सोच समझकर मुलाजिम रखा था। गनी का आजाद ख्याल शौहर है। अगर हम दोनों एक दूसरे की कोई हक तलफी किए बगैर हंसी खुशी रह रहे थे तो तुम्हें इस पर एतराज करने का कोई हक नहीं है। मैंने जो कुछ किया उनकी मर्जी से किया। तो क्या आप गनी ने तुम्हें मेरे साथ दोस्ती करने की इजाजत दे दी है? तंज मत करो। तुमको मालूम है कि गनी को ओल्ड बैली की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। वो कार्डिफ की जेल में अभी सिर्फ 2 साल पूरे कर सके हैं और तुम्हारा अंदाजा है कि अच्छे रवैये के बावजूद अगले 4-6 साल तक उन्हें पैरोल पर भी रिहाई नहीं मिल सकेगी। क्या मुझे इतना हक भी नहीं है कि मैं तन्हाई के इस जहन्नुम को सर्द करने के लिए अपनी मर्जी से किसी दोस्त का इंतखाब कर सकूं? इस मामले में तुम खुद मुख्तार ही नहीं बल्कि मादर पितर आजाद हो। मैंने जज्बात से हारी लहजे में कहा, लेकिन तुम भूल रही हो कि मेरे बारे में गजाला किस कदर हासिद बल्कि चरोनी है। उसे शुबा भी हो गया कि तुम मेरी दोस्ती की मुतमनी हो तो वो रहीम यार खान पहुंचकर तुम्हारा चेहरा अपने नाखनों से उधेड़ डालेगी। अपने घर में चूंटी भी शेर होती है या वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और फिर असल अहमियत तुम्हारी है। क्या तुम्हारे लिए मेरी जात बिल्कुल बेरूप और बेकशिश है? खुदा की पनाह, मैंने बेसाख्ता कहा। जब मैं जेफ मिलर से निमटने के लिए तुम्हारे घर में था तो तुम्हारे लम्स ने मेरे वजूद में आग से भड़का दी थी। तुम वाकई साहिरा हो। तुम गनी के दोस्तों की छेड़छाड़ को अपने लिए खराज तहसीन समझती थी तो मेरी इस एतराफ को भी तारीफ का एक पैमाना समझ सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत फराक दिल, खूबरू और सिमी बतन हो, मगर मुश्किल ये है कि मैं अब एक बुज़दिल शौहर हूँ। अपनी नीम रविशी बीवी से डरता हूँ। तुम ये बताओ कितनी रात गए तुमने मुझे फोन क्यों किया? आज मैं अकेली घर में हूँ। कर्नल साहब मेरी बहन के साथ किसी तकरीब में भावलपुर गए हुए हैं। वो दोनों सुबह वापस आएंगे। मैंने सोचा कि इस फुर्सत में जरा तुमसे खुलकर कुछ बातें ही कर ली जाएं, मगर तुम मुझे मायूस कर रहे हो। तुम यहाँ आ जाओ तो गजाला को कानू कान भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए हो। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि गैरी हार्ट और जेफ मिलर से गुलखुलासी हो जाने के बावजूद दूसरे लोग मेरी राह पर हैं। मौजूदा हालात में मेरा गैर मोहतात रवैया मुझे ले डूबेगा। वो दोनों दफान हो चुके हैं तो मैं कराची आ जाती हूँ। इसने फौरन मुतबादल तजवीज़ पेश कर दी। मगर क्यों? तुम्हारे इस इज़्तिराब का सबब क्या है? मैंने हैर से पूछा। तुम्हें मालूम है कि हमने फ़र्क को तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका भेजा हुआ था। वो गहरा सांस लेने के बाद बताने लगी, वो यहाँ से गया तो नासमझ था, मगर अब वो 9 साल का लड़का है। CIA वालों से खौफजदा होकर मैंने उसे फ़ोन पर रब्ता किया था। उसके बोर्डिंग मैनेजर ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि कल वो अमेरिका से लंदन पहुंच चुका है। गनी का एक दोस्त मुकीम है, उसे मुझसे हमदर्दी है। अब तुमसे क्या पर्दा, वो गनी से ज्यादा मेरा दोस्त था। उसने फ़र्क को लंदन के एक स्कूल में दाखिला दिलाने का वादा किया है। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है कि अब मेरा बेटा भी उसी मुल्क में पहुंच चुका है जहां मेरा शौहर कैद काट रहा है। अब इंग्लैंड जाकर इन दोनों से मिल सकूंगी। ये वाकई एक अच्छी खबर है, मगर इससे मेरा क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। और तुम तो इतनी जल्दी भूल गए। ये तुम्हारा ही मशवरा तो था कि मैं फ़र्क को इंग्लैंड बुलाने के बाद खुद भी वहां चले जाऊं, ताकि जेल में गनी से मिलती रहूं और बेटे की देखभाल भी करती रहूं। आड़े वक्त में भला मशवरा देने वाले आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं कि तुमने मुझे सही राह दिखाई। बस एहसानमंदी के जज्बे से मगलूब होकर मैं तुम्हारे साथ मिल बैठना चाह रही थी। मुझे खुशी है कि मेरा मशवरा तुम्हारे काम आया, लेकिन फिलहाल तुम मुझसे दूर ही रहो। कराची में मतला अभी तक साफ नहीं है। तुम्हारा मकबूला आबाद वाला घर भी बाज दुश्मनों की नजर में है। वह आबाद होते इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बन जाएगा। तुम कराची आने के बजाय पाकिस्तान से निकलने की फिक्र करो। मुझे हैरत है कि तुमने इतनी अहम बात का शुरू में कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि बिल्कुल ही बेसुरपा बातें करती रही। वो तुम्हारे लिए बेसुरपा बातें हो सकती हैं, मेरे लिए वही सब कुछ थी। हर औरत का कोई मान होता है, इसकी अना होती है। वो चाहती है कि उसे चाहा जाए। मैं जब भी तुमसे मिली मैंने तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी थी। तुम अपनी बीवी से डर कर पारसाई के कितने भी दावे करते रहो, मगर मैं इस चमक की बिना पर यह जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई ना कोई अच्छा या बुरा ख्याल जागुज़ी है। मेरा अंदाजा था कि मेरे उकसाने पर तुम रहीम यार खान आने का वादा कर लोगे या फिर मुझे कराची बुलाओगे, मगर तुम भला क्या नापरस्त हो या फिर डरपोक हो। मुझे आज पहली बार अंदाजा हुआ कि ताज़ा पराठों को छोड़कर बासी रोटी पर कनात करने वाले लोग कैसे होते। नादरा के आखिरी फिक्रे बहुत इश्तियालंगेज थे, मगर मैंने तहम्मुल से काम लिया और एक नर्म सा जवाब देकर उस मुंहज़ोर खातून को लाजवाब कर दिया। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि फ़ोन पर होने वाली इस गुफ्तगू के तवाले से उकता कर अव्वल खान ड्राइंग रूम से जा चुका था और मैं वहां अकेला रह गया था। इस फ्लैट की मकानियत महदूद सी थी। अव्वल खान जैसे खुददार और शाइस्ता आदमी से ये तवक्का नहीं की जा सकती थी को बेधड़क अजाला या वीरा की ख्वाबगाह में जा घुसा होगा। मुझे यकीन था कि उसने मेरी मुकालमाती मसरूफियत की बिना पर सिर्फ और सिर्फ सुल्तान शाह के कमरे का रुख किया होगा, चाहे देव हैकल मसहरी दूसरे फर्द की मुंतजिर थी। नादरा की ज़हनी रूह इस वक्त बहकी हुई थी।
खजालत और शर्मिंदगी से दो चार होने के बावजूद वो बातों को तूल दिए जा रही थी और उसकी बातों में कुछ ऐसी चाशनी घुली हुई थी कि मुझे खुद भी फोन बंद करने का ध्यान नहीं आ सका। बातों का सिलसिला इस तरह जारी रहा। इस वक्त तक मेरे मुशाहिदे में बेशुमार ऐसे किरदार आए थे जो मंशियात बल्कि खास तौर पर हेरोइन का शिकार हुए थे। इन मंशियात ज़्यादा इंसानों में मर्दाना किरदारों की भरमार थी। इन्होंने नशे की तिजारत या इसके शौक में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया था, मगर इनके साथ साथ औरतों की कहानियां भी थीं जिनमें 4 किरदार काबिल जिक्र थे। इनमें मेरा अव्वल तजुर्बा गजाला की दुखियारी मां शमा का था, जो अपने खानदानी पस मंजर की वजह से महरूमियों में मुब्तला रही थी और कर्नल जवार ज़ैदी की बीवी बनकर भी एक खानादार औरत की सी इज्जत नहीं पा सकी थी। इस खातून ने अपने गम को भुलाने के लिए अपनी जात को कोकीन के नशे में घुलाना शुरू कर दिया और फिर उसका अकलौता बेटा इसी कोकीन की एक बड़ी मिकदार लेने के बाद हमेशा के लिए अक्लो खिरत की सरहदों से बहुत दूर चला गया। शमा अपनी आंच में सुलगते सुलगते एक रोज पिघल कर खाकसर होगी और उसके अजली परवाने कर्नल जवार ज़ैदी ने अपनी कनपटी में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दूसरी वीरा थी, जो एक अजीब लड़की थी, बेबाक, खूबरू और सुबक अंदाम। वीरा ने हेरोइन ही के साय में होश संभाला था। अपने बाप के ताल्लुक से वो पाकिस्तान में हेरोइन के इस्तेमाल और फरोग की सबसे फाल हमायती और अमेरिका की सरजमीन पर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसकी जिंदगी का महवर हेरोइन थी, जिसके इलाकाई फरोग के लिए शी शबरोज कोशां थी। तीसरी औरत एलिस कोम्स थी, जो फ्रीडम लाज के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन में STF की तहवील में आई थी। एलिस और बॉब कोम्स अपने अकलौते बेटे को हेरोइन की भेंट चढ़ाने के बाद नीयत के पूरे खलूस से इस हौलनाक नशे के खिलाफ मैदान अमल में कूदे थे, मगर आसलमेटा की रहनुमाई में असल मकसद से बहकर भटक गए और फिर मौत मारे गए। इन तीनों के बाद मिसेस नादरा गनी हेरोइन की बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग का शिकार होने वाली चौथी औरत थी। इसका हरीस और लालची शौहर दौलत कमाने की धुन में इस हद तक गिर गया था कि उसने अपने काले धंधे के फरोग के लिए रिश्वत और सिफारिश के तौर पर अपनी बीवी को बेदुरे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आदमी जुर्म करता है तो उसका ज़मीर उसे कुछ न कुछ मुलामत करता है। शरीफुन नफ्स लोग पहली सीढ़ी से वापस लौट जाते हैं। जो शाहकार होते हैं वो अपने ज़मीर को थपक थपक कर सुला देते हैं। चंद सिक्कों के लिए इज्जत व आबरू के हर मायार को दाव पर लगा देते हैं। मालो ज़र बचाने के लिए अपनी आबरू को तश्तरी में रखकर खरीसों की नजर करते हैं। अंधेरी खलवतों में गुनाह का बाजार गर्म होता है तो अपनी आंखें मूंद लेते हैं। उजाले में अपनी बचाई हुई रकमें गिन गिन कर अपनी मकारियों और चालाकियों पर खुश होते हैं। इनका सूद व ज़या का हिसाब ही निराला होता है। इनके नज़दीक असल नुकसान सिर्फ नकदे ज़र का होता है, पर सूदगी या इंसानी और इखलाकी इक़दार की शिकस्त और रेख्त इनके हिसाब से खारिज होती है। नादरा हेरोइन की एक बैनुल-अक़वामी स्मगलर की खूबसूरत और जवान साल बीवी थी, जो 9 बरस की एक लड़के की मां होते हुए भी किसी नोखेज दोशीज़ा की तरह सुबक अंदाम और मुंह जोर नजर आती थी। इसके शौहर ने उसे अपने और अपने मौसनों के लिए बेदर्दी से इस्तेमाल करके ज़ेनी दवालियापन की ऐसी सरहदों में धकेल दिया था जहां वो अच्छाई और बुराई का इम्तियाज खोकर अपने संगीन वक्त को रंगीन लम्हात में ढालने की फिक्र में कोशा थी। और इस मशक में उसने अपने एक और कदीम मुलाजिम को भी अपने शौक का ईंधन बना डाला था। मेरी हसरत है कि मैं तुमसे मिलकर भी ना मिल सकी। रिसीवर में नादरा की आवाज आ रही थी। मुझे अपने ऊपर कोई घमंड नहीं, मगर यह हकीकत है कि मैंने गनी के जिन दोस्तों से दोस्ती करनी चाहिए उन्होंने सर के बल मेरे हर ख्वाब की आबियारी की। मगर तुम न जाने कैसे आदमी हो, खुद आते हो ना मुझे बुलाते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं इस मुल्क में चंद रोज की मेहमान हूं, फिर यहां से निकल जाऊंगी। तो क्या तुम्हें बरतानिया का वीजा मिल गया है? मैंने हैरत से पूछा। अभी गनी की सजा के 8 बरस बाकी है। इतनी मुद्दत का वीजा मुझे कौन देगा? कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तुम गनी की बीवी हो, वो लोग इंसानी हकूक और रिश्तों का एहतराम करते हैं। हो सकता है कि तुम्हें गनी की सजा खत्म होने तक वहां कयाम की इजाजत मिल जाए। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। उसने अल्फाज चबा चबा के कहा, मैं अब इम्कानात के सहारे ज्यादा दिन नहीं गुजार सकती। मैंने एक और बंदोबस्त कर लिया है। वो क्या? मैंने बेसाख्ता सवाल किया। अव्वल तो यहां से बरतानिया का वीजा मुश्किल से मिलता है। वीजा मिल जाए तो एंट्री 3 महीने से ज्यादा मिलनी मुश्किल है और वापसी का टिकट लेना पड़ता है, जो आजकल 20,000 के लगभग है। 8 साल तक वापसी का कोई टिकट का आरामद नहीं रहेगा। रिफंड क्लेम करूंगी तो धर ली जाऊंगी। मैंने जिन लोगों से बात की है वो 40,000 में आराम से वहां पहुंचाते थे। खूब, मैंने गहरा सांस लेकर कहा। मालूम होता है कि तुम अपने अगले 8 बरस गनी के साथ इंग्लैंड की किसी जेल में रह कर गुजारना चाहती हो। वहां गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए सख्त ताजीरी कवानीन है। तुम पकड़ ली गई तो वहां कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं होगा। वही कर रही हो जो मेरे बस में है। तुम्हारे सामने कोई मुतबादल रास्ता हो तो इसका बंदोबस्त कर दो। उसने मेरी बात सुनते ही सारा बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि आजकल मैं खुद कोशा नशी हूं। ऐसे काम सामने आए बगैर नहीं होते। तुम्हें खुद ही हाथ पैर मारने होंगे। ये 40,000 वाली बात किससे हुई है? मैं खुद भी खौफसता हूं। रहीम यार खान के एक ट्रैवल एजेंट ने 40,000 वाली बात बताई है। वो कराची की किसी गफूर भट्टी के लिए काम करता है। नादरा ने फिक्रे बिल्कुल रवा रवी में अता किए थे, मगर मैं गफूर भट्टी का नाम सुनते ही चौंक पड़ा। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि वो गफूर भट्टी के लिए काम करता है? 20,000 पेशगी लेने के बाद इसी एजेंट ने बताया था।
इसने ये भी कहा था कि मैं किसी से इसका नाम ना लूं और जिक्र भी ना करूं। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मेरे सवाल ने नादरा को चौंका दिया। मेरे ज़हन में गफूर भट्टी का जो हवाला और खाका था वो नादरा को नहीं बताया जा सकता था, मगर मुझे यकीन कर लेना पड़ा कि दुनिया वसी और अरीस होने के बावजूद बहुत मुख्तसर थी। इतनी मुख्तसर का गफूर भट्टी का नाम राह के एजेंटों की आमद के साथ ही नादरा की रवानगी में भी मुलविस था। यूं ख्याल आ गया था। मैंने नादरा से कहा, लोग आमतौर पर ऐसे नाम आखिर तक जाहिर नहीं करते। हैरत है कि तुम्हारे एजेंट ने रकम पकड़ते ही तुम्हें आखिरी आदमी का नाम बता दिया। तुम्हें कैसे पता कि गफूर भट्टी ही मुझे ले जाने वाला आखिरी आदमी होगा? मैं कराची में रहता हूँ, बहुत ज्यादा बाखबर नहीं तो इतना बेखबर भी नहीं हूँ। कितनी खुली खुली बातों से लाइल्म रहूं। वो लोग तुम्हें हवाई रास्ते के बजाय बहरी रास्ते से ले जाएंगे। तुम वाकई मर्द हो। हमा वक्त चौकन्ने और बाखबर। नादरा की तारीफी आवाज सुनाई थी। कराची से खलीज की किसी रियासत तक बहरी सफर होगा, वहां से ब्रिटिश चैनल के किसी जजीरे तक हवाई सफर और फिर वहां से प्लेमाउथ तक दूसरा बहरी सफर होगा। सुना कि गफूर भट्टी बहुत मोतबर आदमी है। उसने आज तक किसी से धोखा नहीं किया। इस बार कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो मेरी नजरों में है। वो इन लोगों का आलाकार है जो तुम्हारे मौजूदा मसाइल के जिम्मेदार हैं और तुम्हारी घात में है। अब तुमने मुझे फिर दहशत ज़दा करना शुरू कर दिया। इस वक्त कौन मेरी घात में लगा हुआ है? गैरी हार्ट और जेफ मिलर मंजर से हट चुके हैं, लेकिन उस टोले के दूसरे लोग सरगर्मे अमल हैं। कराची का रुख करो तो बहुत मोहतात रहना। तुम इस बार उनके नजरों में आ गई तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम गफूर भट्टी के पीछे लगे हुए हो तो शायद कराची आने का मामला टल जाए। ऐसे कुछ हुआ तो मेरी रवानगी का प्रोग्राम मनसूख होने के साथ पेशगी दी हुई रकम भी डूब जाएगी। तुम्हारे लिए 20,000 की रकम इतनी अहम नहीं होनी चाहिए। गनी ने अपने हेर फेर में करोड़ों कमाए होंगे, मैं इनकार नहीं करूंगी, उसने कहा। लेकिन खराबी यह है कि गनी के बेशतर असासे मुल्क से बाहर और इन्हीं के नाम पर हैं। मैं इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती। मेरे अकाउंट में जो चंद लाख रुपए पड़े हैं वह मुझे देखभाल कर अगले 8 वर्षों तक चलाने हैं। और फिर मुल्क से बाहर फर्क की तालीम के भारी अखराजात भी हैं। गैर कानूनी रास्ते से बाहर जाने की कोशिशों का एक सबब यह भी है। फर्क की तालीम का गैर कानूनी सफर से क्या ताल्लुक? मैंने हैरत से पूछा। मैं सारी रकम भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। एयरपोर्ट पर गड़बड़ हो गई तो और कुछ हो या ना हो मैं रकम से जरूर महरूम हो जाऊंगी और फिर मुझे अपना घर या फ्लैट बेचना पड़ जाएगा। लाइन से कोई खतरा नहीं होगा। मैंने बहुत सोच विचार के बाद यह फैसला किया था। तुम्हारी यह तशवीश मेरी समझ से बाहर है। किराए की मद में तुम्हें हमसे भी माकूल रकम मिली है। तुम एक बार इंग्लैंड पहुंचाओ तो कहीं तुम्हारे सारे मसाइल का कोई ना कोई हल ढूंढ लेगा। जेल में तुम उससे चेकों के साथ किसी मुख्तार नामे पर भी दस्तखत करा सकती हो। मेरा भी यही मशवरा है कि ट्रैवल एजेंट को दिए हुए 20,000 रुपए को भूलकर कानूनी रास्ता इख्तियार करो। करने की सजायाबी की बुनियाद पर तुम्हें वीजा मिल जाना चाहिए। ये नजाकतें तुम नहीं समझ सकते। उसकी आवाज से बेबसी झलकने लगी। गनी ने खुफिया तौर पर मुझे एक दस्तखत भेजा था। इन्हें इंग्लैंड में 2.25 किलो हेरोइन ले जाने के अकलौते जुर्म पर सजा दी गई है। ओल्ड वैली में किसी को भनक भी नहीं मिल सकी कि गनी बरसों से वही काम कर रहे हैं। ये राज फाश हो गया तो इनके सारे असासे जब्त हो सकते हैं। 10 बरस की कैद के बदले गनी ने ये दौलत ही कमाई है। बेफिक्री और आसूदगी के दिनों के इंतजार में वो शायद अपनी कैद बर्दाश्त कर लें, लेकिन वो खलाश हो गए तो ये सदमा उनकी जान ले लेगा। नादरा के मसाइल वाकई बहुत उलझे हुए और पेचीदा थे। इसे कहीं ना कहीं समझौते करके अपने लिए एक काबिल अमल रास्ता तलाश करना था। मैंने एक नियति से उसे जो भी मशवरा दे सकता था वो दे रहा था। रहीम यार खान से इस तरह बात कर रही थी जैसे वो लोकल काल हो। आखिरकार हमारी गुफ्तगू खत्म हो ही गई। मैंने अपनी जिंदगी में हेरोइन बेचने और इस्तेमाल करने वालों का हशर खराब ही देखा था। इस्तेमाल करने वाले तो खैर इज्जत दौलत से तो रिश्तों की हर नेमत से महरूम होकर आखिरकार मदगूक ढांचों की सूरत में जमीन के सीने में जा सोते हैं। लेकिन इस मनहूस नशे की तिजारत में अंधाधुंध दौलत कमाकर बज़ाहिर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वालों को भी सुख चैन नसीब नहीं था। वो आमतौर पर नादीदा मसाइब और आलाम में मुब्तला रहते थे। मैंने उठकर एक भरपूर अंगड़ाई ली और फिर सिगरेट सुलगा रहा था कि सुल्तान शाह के कमरे से अव्वल खान बाहर निकला और बोला। बड़ी लंबी गुफ्तगू हो रही थी। मैंने सोचा कि जरा सी देर के लिए कमर सीधी कर लूं। थके हुए हो तो तुम सो क्यों नहीं चाहते? सो जाऊंगा। ये औरत तुमसे क्या चाह रही है? अव्वल खान ने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। वही जो एक बेराहरू औरत किसी अजनबी मर्द से चाह सकती है। उसने काम की की बात बताई कि वो गफूर भट्टी के जरिए इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रही है। दादा का इंकशाफ उसके लिए दिलचस्पी का बायस बन गया। उसके इस्तफसार पर मैंने उसे वो मुख्तसर कहानी सुना थी। अब शायद वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। अव्वल खान ने तलखी से कहा, मुझे इन दोनों के असल करतूतों का इल्म नहीं था, मगर मैंने कमांडर सईद से इनकी गिरफ्तारी और फिर रिहाई की जो कहानी सुनी थी इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मेरे आदमी इस वक्त भी गफूर भट्टी और हाजी दिलमुराद के खिलाफ मवाद इकट्ठा कर रहे होंगे। खाने की मेज पर तुम दावा कर रहे थे कि तुम इनके बारे में बहुत कुछ जानते हो, मगर वो बात अधूरी रह गई थी। मैंने उसे याद दिलाया। बाज़ औक़ात तुम अपनी बातों से बिला वजह दाव दिला देते हो। उसने हंसते हुए कहा, अभी मुझे शाह बेला से ज्यादा कोई और बात मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन कल का दिन हमारे लिए खासा अहम होगा। अब तुम जाकर आराम करो। गजाला तुम्हारे इंतजार में जाग रही होगी। अपने साथ उसके आराम का भी ख्याल रखा करो। बहुत बेहतर। मैंने सर झुकाकर तमस्कराना अंदाज में कहा, अब ये भी बता दो कि तुम्हारा क्या इरादा है?
मैं यही या सुल्तान शाह की मसहरी पर सो जाऊंगा। तो मेरी फिक्र मत करो। मैं वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। मुझे खुशी थी कि नादरा से फोन पर बात करते हुए गजाला मेरे आसपास मौजूद नहीं थी, वरना मैं खुलकर बात नहीं कर सकता था। अगली सुबह अव्वल खान सबसे पहले अखबारात लिए बैठा था। उसके चेहरे से उदासी झलक रही थी, क्योंकि अखबार के मुताबिक पिछले दिन होने वाले धमाकों में 4 अफराद हलाक और 11 जख्मी हुए थे। नुकसान हमारे अंदाजे से ज्यादा हुआ है। उसने गम और गुस्से के आलम में अखबार एक तरफ फेंक कर कहा, मुझे पूरा यकीन है कि इन धमाकों में राजन और विक्रम का हाथ था। मैंने फना कर दूंगा। मुसलमान होने की बिना पर हमारा यह ईमान होता है कि हर शख्स है, बल्कि जीरू की मौत का एक वक्त मुतय्यन होता है। किसी का वक्त पूरा ना हुआ हो तो वो बड़े से बड़े हादसे से गुजर कर भी हैरतनाक तौर पर जिंदा रहता है, और वक्त पूरा हो चुका हो तो हल्की सी खराश के बगैर बिस्तर पर लेटा हुआ इंसान पल भर में जिंदगी की हरारत से महरूम हो जाता है। और यही कानूनी कुदरत है जो हमेशा से अटल है। हमारे गिरदोपेश हर रोज सैकड़ों अफराद तिब्बी या हादसाती तौर पर मरते रहते हैं, लेकिन दहशतगर्दी की कार्रवाई में जाँ बहक होने वालों पर दिल बहुत मगमूम होता है। इनकी मौत पर सरसरी रद्दअमल मुमकिन ही नहीं होता। इस वक्त मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मरने वाले चारों अफराद मेरे करीबी दोस्त रहे हों। इस वक्त तक मेरे और अव्वल खान के सिवा कोई बेदार नहीं हुआ था। अव्वल खान अपने मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए इतना बेचैन था कि मेरे इसरार के बावजूद नाश्ते के लिए रुकने पर आमादा नहीं हुआ, और कमांडर सईद से मुजरिमों के खाके हासिल करने के इरादे से फौरन ही फ्लैट से चला गया। मैंने खालिउल ज़हनी के आलम में मेज पर बिखरा हुआ अखबार अपने सामने फैला लिया। अखबारी तफसीलात बहुत लर्ज़ाखेज़ थी। मरने वालों में से बेशतर के आज़ाद धमाकों से उड़ गए थे। सिर्फ एक लाश को जामा तलाशी के बगैर शनाख्त किया जा सका था। बाकी 3 अफराद के इस बुरी तरह चीथड़े उड़ गए थे कि नाकाबिले शनाख्त होकर रह गए थे। जख्मी होने वालों में से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही थी। मैं उस खबर की तफसीलात पढ़ ही रहा था कि फोन की घंटी ने मुझे चौंका दिया। मैंने इस्तरारी तौर पर फौरन ही फोन उठा लिया। रिसीवर कान से लगाते लगाते मैंने उसमें वही मखसूस आवाज सुनी जो बैनुल कवामी फोन कॉल्स का सिलसिला मिलने पर सुनाई देती है। इस आवाज पर मेरे आसाब तन के। मुझे अंदाजा नहीं था कि आइजक बेल इतनी कलील सी मुद्दत में मुझसे दोबारा राब्ता करेगा। हेलो डैनी कहाँ है? दूसरी तरफ से अंग्रेजी में सवाल किया गया। वो आवाज इस वक्त तक मेरे लिए अजनबी नहीं रही थी। मेरे कयास के मुताबिक वो आइजक बेल ही था। मालूम होता है कि सोते में भी अब तुम्हें डैनी के ख्वाब आने लगे हैं। इस वक्त तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने चुपती हुई जहरीली आवाज में कहा। तुम्हारे मुल्क पर बर्बादियों का नजूल शुरू हो चुका है। वो मेरे फिक्रों को नजरअंदाज करके बोला। दोपहर में CNN ने खबर दी कि कराची में आज ताकतवर बमों के 2 धमाके हुए जिनमें 4 आदमी मारे गए। यही रास अलमेडा की मौत का इनाम, और अनकरीब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। तो क्या तुम इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हो? मैंने पूछा। धमाके जिसने भी किए हो वह तुम लोगों का दोस्त नहीं हो सकता, और तुम्हारा हर दुश्मन हमारा दोस्त बल्कि मंजूर नजर है। मुझे खुशी हुई कि हमारे एक बड़े का खून तुमको भारी पड़ा है।